आज यहाँ पर उपस्थित हमारी ग्राम पंचायत गढ़ी उसरा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और सभी बुजुर्गों को शीश झुकाकर नमन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। आज हम सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहते हैं एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। गूंज रहे हैं तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम। ऐसा है या नहीं है? आज कहते हैं आज ये सबसे पहले तो हम जानेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा हम सबके बीच भेजा गया है। और इस रथ का उद्देश्य यही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमें अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक राष्ट्र पूरे विश्व में जिसका नाम हो, एक विश्व गुरु बनाना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारा ऐसा नहीं, हमारा देश पहले से ही इस तरह से हो गरीब हो, ऐसा नहीं था। हमारा देश पहले बहुत विकसित था, जहाँ राम जैसे प्रभु राम कृष्ण जैसे महापुरुष हुआ करते थे, जहाँ पर आप सबने देखा है मरे हुए लक्ष्मण जी को शुगर वैद्य जैसे अपने उससे जीवित कर देते थे। और जहाँ पर वायुयान अग्निबाण जैसे वो बाण थे, तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित थे और हमारा भारत राष्ट्र गुरु था, विश्व गुरु था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जिस तरह से हमारे देश में कभी तुगलक आए, कभी मुगल आए और कभी पुर्तगाली आए, तो विदेशी आक्रांताएं जो थी हमारे देश पर हावी होती गई और हम सबके गुलाम बने रहे और हमारा विकास खत्म हो गया। तो हम वो नहीं रह पाए जो हम थे। अब आप देखिए हमारे 9.5 वर्ष में ये हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज उनके नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप सब देखिए 9.5 वर्ष में ऐसा क्या माननीय मोदी जी ने किया जो पूरे विश्व में हमारे भारत की चर्चा हो रही है। कुछ तो ऐसा किया होगा। तो आज पहले हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में जाते थे, वहाँ भी छोटा सा लिखा हुआ आता था कि भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। लेकिन आज जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति उनकी स्वागत करने आते हैं, अगवानी करने आते हैं और कहते हैं देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी आए हो, तो सभी देखने जाते हैं। और साथ ही साथ उस देश में जो भारतीय रहते हैं उनको भी गर्व होता है कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आज यहाँ पे आए हैं, तो वो लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बने, फिर से सोने की चिड़िया बने, और इसके लिए वो प्रयासरत है। आप सब देखिए, चाहे विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से हो या हमारे आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो, आप सब देखिए हमारे तीर्थ स्थल जो भी थे उनका कितना सर्वांगीण विकास किया गया है। हमारे बाबा बटेश्वर नाथ का अपने बाह में ही है, बाह विधानसभा में पड़ता है, उसका भी काफ़ी सौंदर्यीकरण कराया जा चुका है। हमारे पास में ही मथुरा में बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसमें कॉरिडोर बन रहा है। हमारे अयोध्या में देखिए, बनारस में देखिए, बाबा विश्वनाथ का कितना भव्य मंदिर बना है। तो आप देखिए कितना विकास हो रहा है। और साथ ही साथ कहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे अंतिम पायदान पर जो हमारे गरीब लोग बैठे हैं, जो भाई बंधु बैठे हैं, तो उनका कैसा विकास किया जाए। तो उन अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये रथ यात्रा, ये रथ भेजा है हम सबके बीच में। इसके थ्रू क्या होगा, एक तो जो भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की, उनके प्रति आप सबको जागरूक किया जाएगा। जो भी योजनाएं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि जिस तरह से किसान सम्मान निधि है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, आपका अभी काफ़ी ऐसी योजनाएं आई हैं जो हम सबके बीच आ चुकी हैं।
बेटियों की पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी योजनाएं आई हैं। सार्वजनिक शौचालय वाली बात भी आई है, वो भी बनवा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो अंतिम पायदान पे लोग बैठे हैं उनको इनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस रथ के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आप लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिस तरह इस वाले ग्राम पंचायत में भी आज मैंने अभी बात की, जो आपके सेक्रेटरी हैं, जो आपके प्रधान जी हैं, उनसे मैंने जो बात की, अपडेट ली हैं, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वो भी मैंने नोट की हैं। और कुछ बहनों की समस्याएं थी, वो भी मैंने नोट की हैं। तो हम सबका ये कोशिश है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी सबको इसीलिए भेज रहे हैं कि क्षेत्र में जाएं, वहाँ की समस्याएं सुने, उनका समाधान हम कैसे करा सकते हैं। क्योंकि समस्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तो समाधान नहीं कर सकता है। तो जब हम सब मिलकर समाधान करेंगे और हम सब सोचेंगे कि हमें अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तभी हम बना पाएंगे। तो अब जब विकसित राष्ट्र कब बनेगा, जहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हों, सारे बच्चे स्कूल जाएं, सारे बच्चे पढ़ाई करें, जहाँ पर चलने के लिए अच्छी रोड्स हों, जहाँ पर हर किसान भाई समृद्ध हो, वो अपना जो भी काम करते हैं उसमें वो आगे बढ़ें। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, उसके लिए भी ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बात करो। और या फिर काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं सरकार ने चलाई हैं, जिससे हमारी बहनें गांव में रहती हैं तो वहाँ पे अपना ग्रुप बना के और अपना आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार के साधन उनको प्राप्त हो। साथ ही साथ एक ODOP भी आया है, उसमें क्या होता है, एक हमारे जनपद का जो प्रोडक्ट है उसको मतलब बनाया जाएगा अच्छे से। उसमें क्या है, हमारे आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्लस जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। जिस तरह हमारे फतेहपुर सीकरी में कालीन का काम बहुत ज़्यादा फेमस है, बड़ा अच्छा काम होता है। अपने आगरे में जूते का है, लेदर का है, पेठे का है, दालमोड़ का काम है। तो ये हमारे आगरा जनपद का ये प्रोडक्ट है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें बन रही हैं, हम लोगों को मिल भी रही सस्ती कीमतों, प्लस हम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो आप देख लीजिए कितनी दूरदृष्टि की सोच से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो हम सबका ये उद्देश्य है, हम सबका भी ये काम होना चाहिए कि हम सब उनको मिलकर आगे बढ़ाएं और आने वाले समय में जो हमारा भारत राष्ट्र जो सोने की चिड़िया था उसको वैसे ही कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब इसी तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और जो छोटी मोटी फैमिली में भी हमारी दिक्कत आती है, ऐसे हमारे छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। और जो समस्या हैं उसमें सब हम सब मिलकर समाधान कर लेंगे। और इस अपने ग्राम पंचायत में भी जो भी बहनों ने वृद्धा पेंशन के बारे में बताया है वो मैंने नोट कर लिया है। तो उनका भी, जिनका जो पात्र व्यक्ति है, सबसे बड़ी बात है वो नहीं रहना चाहिए, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग समृद्ध हैं, जो लोग हैं उनको तो ज़रूरत नहीं, वो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आप सबको पता होगा कि अगर हमें वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो हमें क्या मतलब कैसे करना है, ये आप सब जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? कैसे अप्लाई करी जाए? स्तर की कमी है मैडम हमारे यहाँ। कितने लोग जानते हैं कि वृद्धा पेंशन या हमारी जो भी पेंशन लेनी है, जो भी योजनाएं लेनी है, उसका आवेदन कैसे करना है? कितने लोग जानते हैं? वो हाथ उठाएं। हाथ खड़े कर। तो आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यही करना होता है, ये हमारे सचिव जी बताएंगे। आप बताएंगे, आप सचिव जी बताएंगे कि अगर हमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ वो जाएगा लेटर, उसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ हमें अप्रोच करनी, वो आप प्रोसेस बताइए। सर्वप्रथम पात्रता के लिए उनको आवाज आएगी इसमें। वृद्धावस्था पेंशन में 46,080 रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र हो। जैसे ही आप 46,080 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तुरंत आप आवेदन कर सकते हैं जन सेवा केंद्र के माध्यम से। आवेदन करने के पश्चात वो आवेदन आप हमें दे देंगे। यदि आप हमें नहीं भी देंगे तो हम अपने पोर्टल से निकाल के फोन कर लेते हैं, बुला के उस पेंशन को ADO समाज कल्याण को दे देते हैं और वो
पेंशन ब्लॉक से स्वीकृत होकर वो जिले पे पहुंच जाती है। वहां से स्वीकृत होने के बाद 3 माह पश्चात पेंशन आने लगती है। इसी प्रकार से विधवा पेंशन है, उसमें 2 लाख तक की सीमा है, उसमें 46,080 की आवश्यकता नहीं, 2 लाख तक की सीमा का आय प्रमाण पत्र संपूर्ण बनेगा। उसके बाद आप आवेदन करेंगे। आवेदन हमें अगर आप देंगे तो अच्छी बात, नहीं तो हम उसे पोर्टल से निकाल के फोन करके ले लेते हैं, मांग लेते हैं और उसको सेम हम ब्लॉक पे ले जाते हैं, वहाँ से डोंगल लगवाते हैं, फिर जिले पे पहुँच जाता है, उसका हो जाता है, वहाँ पे भी डोंगल लग जाता है। तब 3 महीने बाद पेंशन आती है। इसी प्रकार से दिव्यांग योजना का भी है, उसमें भी 2 लाख तक का आय प्रमाण पत्र लगेगा। और दिव्यांग पेंशन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, 40% दिव्यांग होना चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए दिव्यांग का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सक की ओर से आता है 40% से ज्यादा वाला होना चाहिए। और पुनः आप आवेदन करेंगे और आवेदन आप कर देंगे तो हमें पता चल जाता है, हम फोन करके मांग लेते हैं, ब्लॉक पे डोंगल लगवा देते हैं, उसके बाद जिले पे प्रेषित कर देते हैं। 3 माह पश्चात पेंशन आ जाती है। राशन कार्ड के लिए भी 2 लाख तक का आय प्रमाण पत्र सर्वप्रथम बनवाना आवश्यक है, क्योंकि पात्रता की श्रेणी में आना है। परंतु जिनका ट्रैक्टर है, जिनके पास एसी है, हार्वेस्टर है, शस्त्र लाइसेंस है, ऐसे लोग पात्र नहीं है इस योजना के। इनको छोड़ते हुए बाकी सब लोग पात्र हैं, वो आवेदन करेंगे। आवेदन मेरे पास आता है, उसका हम जो है सत्यापन कर देते हैं, वो फतेहाबाद ब्लॉक चला जाता है। ब्लॉक फतेहाबाद जाने के बाद बनता है, लेकिन इस समय नहीं बन रहे हैं क्योंकि टारगेट पूरा है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। मैम, जो लोग हजारों वर्षों से पुणे में शौच कर रहे थे, उन लोगों को मोदी सरकार की गारंटी के रूप में व्यक्तिगत शौचालय का लाभ मिला है। आज शायद ही ऐसा कोई घर हो जो बाहर शौच करने जाता हो, बाकी सभी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। इससे जो बीमारियां कम हुई हैं। यदि आप बाहर जाते हैं तो मान्यवर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप मैम जी सरकार की ओर से सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है। अगर शौचालय विहीन कोई परिवार ऐसा बचा है बेसलाइन सर्वे के हिसाब से, तो कृपया सामुदायिक शौचालय का उपयोग करें, में शौच ना करें, क्योंकि इससे बीमारियां होती है। बीमारियों से रोकने में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे काम में मैं उसी का संबंध में बता रहा हूँ, जिनका किसी कारण का छूट गया है योजना के तहत सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैं सही आ रहा हूँ, पूरे बाको आ रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा मिला है। कुछ लोग मुझे मिले, जिन लोगों ने बताया कि कैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे पास पैसे नहीं थे डॉक्टर को देने के लिए, और 4 लाख रुपया का उन्होंने लाभ लिया और उनका घर से कुछ भी नहीं मिला मैम, और उन्हें कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। इस तरीके से उनका जो आर्थिक स्थिति 4 लाख से खराब हो सकती थी, वो इस सरकार की वजह से वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो पाई और उनकी बीमारी भी ठीक हुई और साथ ही साथ आर्थिक रूप से वो समृद्ध ही रहे।